माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका केमिस्ट्री की इस कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पीएच के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करेंगे। पीएच की परिभाषाएं आप सीख चुके हैं, अम्ल और क्षार के पीएच के बारे में आप जान चुके हैं। आज हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो यहाँ पर आपके बुक एनसीईआरटी के अनुसार आपको निम्न टॉपिक के बारे में जानना है। क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? आपके बागीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? हमारे पाचन तंत्र का पीएच कैसे काम करता है? पीएच के कारण दंत क्षय होता है। पौधे और पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा और प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। इन सभी तथ्यों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहले टॉपिक को, क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, ये मानव शरीर, ये भी एक निश्चित पीएच परास के तहत ही वर्क करता है। हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7.0 से लेकर के 7.8 तक, 7.0 से 7.8 इस पीएच रेंज के तहत हमारा शरीर वर्क करता है। जीवित प्राणी जो होते हैं वो केवल संकीर्ण पीएच में ही जीवित रह सकते हैं। यदि पीएच के मान में कमी होती है तो हमारा शरीर अम्लीय हो जाता है। यदि पीएच के मान में अधिकता हो जाती है तो शरीर क्षारीय हो जाता है, और दोनों ही स्थितियां शरीर को अस्वस्थ करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए पीएच स्केल का संतुलित होना हमारे दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जब वर्षा के जल में पीएच की मात्रा 5.6 से कम हो जाती है, इससे कम हो जाती है, तो अम्लीय वर्षा उसे कहा जाता है। क्योंकि 5.6 से कम होने का मतलब कि अम्लता अधिक बढ़ रही है, तो वैसी परिस्थिति में जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच कम हो जाता है, और ऐसी नदियों में जलीय जीवों को बड़ी ही क्षति पहुंचती है और जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। इसलिए अम्लीय वर्षा हानिकारक होती है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, आपके बागीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच स्केल की आवश्यकता होती है, और किसी भी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र की जाती है और उसको ले जाकर के प्रयोगशाला में जांच कराई जाती है। इसके लिए क्या करते हैं कि किसी खेत या बगीचे की मिट्टी का पीएच ज्ञात करने के लिए चारों कोनों पर या बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर अंतराल ले करके लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई खोद करके मुलायम मिट्टी एकत्र कर दी जाती है, और सभी स्थानों की मिट्टी लगभग 2 ग्राम, 3 ग्राम या 5 ग्राम मिट्टी ले ली जाती है, और उसको अलग अलग परख नलियों में रख करके जलीय विलयन तैयार किया जाता है। उसके बाद कुछ देर उसको छोड़ दिया जाता है परख नली स्टैंड में रख करके, और उन परख नलियों को छोड़ दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि भारी कण, मिट्टी के जो कण होते हैं वो निलंबित होकर के नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद जो उसमें घुले हुए पदार्थ हैं उनको फिल्टर पेपर के द्वारा छान लिया जाता है, और उसके बाद पीएच पेपर की सहायता से उसकी जांच की जाती है कि वो मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्षारीयता बढ़ाने वाला उपचार किया जाता है, यदि मिट्टी क्षारीय है तो उसमें अम्लता बढ़ाने वाला उपचार किया जाता है। मिट्टी का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होना उस खेत के पीएच पर निर्भर करता है। जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो खेत में बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे मिट्टी उदासीन हो जाए। जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो खेत में जिप्सम डाला जाता है या ढैंचे की हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी को उदासीन बनाया जाता है, ताकि
मिट्टी उपजाऊ हो जाए और उसकी उर्वरा शक्ति पहले से बढ़ जाए। तो ये है बगीचे की मिट्टी का पीएच। अब देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है। यह एक अत्यंत रोचक विषय है। हमारा जो उदर है, हमारा पेट है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको नमकाम्ल भी कहा जाता है। आप इस तथ्य से परिचित हो या न हो, भोजन में नमक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि नमक के द्वारा ही हमारा भोजन स्वादिष्ट होता है। नमक अति आवश्यक है भोजन में, इसलिए नमक का उपयोग किया जाता है। यदि भोजन में नमक का उपयोग न किया जाए तो हमारे उदर में HCl का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि नमक से ही अम्ल बनता है, इसलिए इसको नमकाम्ल कहा जाता है। और HCl का उत्पादन होना यही हमारे शरीर में खाए हुए भोजन का, भोज्य पदार्थों का पाचन करता है, इसलिए नमक का उपयोग अति आवश्यक होता है। हमारे शरीर में जो HCl उत्पन्न होता है, इसका पीएच लगभग 1.4 होता है। यह पेट में हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की जब स्थिति होती है, जैसे कहते हैं कि पेट में अपच हो गया, भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं हुआ, तो पेट में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है और वैसी परिस्थिति में जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तब क्या करते हैं, जब अधिक मात्रा में ये अम्ल उत्पन्न होने लगे तब छार देना पड़ता है और तब एंटासिड की गोली, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी एंटासिड का लिक्विड या एंटासिड का टैबलेट दिया जाता है, जिससे कि संतुलन बन जाए। यह एंटासिड क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है। एंटासिड का अर्थ क्या होता है? एंटी एसिड, प्रति अम्ल। यह मंद क्षारक होता है। ऐसा नहीं है कि आप क्षारक के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर लें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर ले, क्योंकि वो प्रबल क्षारक होता है, कदापि नहीं, क्योंकि उसका शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का शरीर पर कम प्रभाव पड़ता है। कुत्ते के अमाशय में अधिक सांद्रता वाला HCl अम्ल बनता है, जिससे वह हड्डी को भी पचा लेता है। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच आपने जाना, इसकी उपयोगिता को समझा, इसमें कौन सा अम्ल बनता है, क्यों नमक खाना जरूरी है, इसके बारे में आपने सीखा। अगला टॉपिक है पीएच के कारण दंत क्षय। दांत का जो ऊपरी परत होता है, जिसे इनेमल कहा जाता है, कैल्शियम फास्फेट CaPO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट CaPO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका ये बना होता है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, हमारे शरीर का सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। और जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, लेस देन 5.5, तब दंत क्षय होने लगता है। इनेमल का जो है संक्षारण होने लगता है और इसकी प्रारंभिक पहचान है कि दांत गर्म और ठंडा दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अर्थात गर्म पानी पीना या ठंडा पानी पीना, दोनों में कठिनाइयां महसूस होने लगती है। खाना खाने के बाद मुंह में जो उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, वो भोजन के अवशिष्ट कणों, शर्करा को, खाद्य पदार्थों को जो दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, उनका निम्नीकरण करते हैं और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। यह हमारे मुंह के पीएच को घटा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन के पश्चात मुंह की सफाई, दांतों की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए, ताकि उसमें अन्न कण या भोज्य पदार्थ न फंसे। चॉकलेट न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होने लगता है। बच्चों का दांत सड़ने का यही कारण होता है। तो खाना खाने के बाद ब्रश करके दंत क्षय से बचा जा सकता है, क्योंकि जो भी टूथपेस्ट होते हैं उसमें क्षारीयता होती है।
उसमें क्षार की मात्रा होती है और हमेशा क्षारकीय दंत मंजन का ही उपयोग करना चाहिए ताकि अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जा सके और दंत क्षय को रोका जा सके। सभी टूथपेस्ट लगभग क्षारीय होते हैं। हम लोग जो दातून का प्रयोग करते हैं, नीम का प्रयोग करते हैं, बबूल का प्रयोग करते हैं, इसमें क्षारीयता भरपूर मात्रा में होती है, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है और इनसे दंत क्षय नहीं हो सकता। तो प्रकृति ने भी हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। हर तरह की व्यवस्था प्रकृति ने हमारे साथ की है। यदि हम प्रकृति के साथ जीना चाहें, जिए, तो हमें क्षति नहीं हो सकती है। अगला टॉपिक है पौधे और पशुओं, पौधों और पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। दैनिक जीवन में इनका भी हम देखते हैं उपयोग। कभी कभी चींटियां काट लेती हैं, मधुमक्खी, बिरनी, ये डंक मारते हैं, दर्द होता है, जलन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने सोचा है? इनके काटने से, डंक मारने से क्यों दर्द होता है? इसका कारण है कि जब ये काटते हैं या डंक मारते हैं तो हमारे शरीर में एक रसायन छोड़ देते हैं, एक अम्ल डाल देते हैं और वह अम्ल मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल इस अम्ल का स्राव हमारे शरीर में ये कर देते हैं, जिसके कारण दर्द होने लगता है। यह मेथेनोइक अम्ल, इसको फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, ये दर्द और जलन उत्पन्न करता है। बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू बूटी नेटल, नेटल एक पौधा होता है, उसके पत्तों पर डंक नुमा बाल होते हैं। यदि गलती से उसका स्पर्श हो जाए तो चुभन होने लगती है, जलन होने लगती है और डंक जैसा दर्द महसूस होता है, इसीलिए उसका नाम नेटल है, क्योंकि नेटल का जो अर्थ होता है वो बिच्छू होता है। तो मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है और नेटल पौधा जहां होता है उसके ठीक आसपास में ही डाक नामक पौधा होता है और डाक की पत्तियों का रस रगड़ने से जाकर के उसका दर्द शांत होता है। डाक क्षारीय पदार्थ है, तो अम्ल को शांत करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है और क्षार को शांत करने के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। यदि डाक न मिले तो बेकिंग सोडा है या अन्य किसी क्षारक पदार्थ का उपयोग करने से शरीर को आराम मिलता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगला टॉपिक है कि प्रकृति हमें उदासीनीकरण का विकल्प देती है। जंगलों में, पहाड़ों पर बिच्छू बूटी, जैसा कि अभी आपको हमने बताया, नेटल, यह एक शाकीय पौधा है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। तो इसके ठीक आस पास ही डाक पौधा होता है। तो प्रकृति के अनुसार प्रकृति जहां हमें समस्या देती है वहीं समाधान भी उत्पन्न कराती है। जो कारण प्रकृति की ओर से आता है तो उस कारण का निवारण भी प्रकृति ही करती है। तो प्रकृति हमें उदासीनीकरण का विकल्प देती है। हर तरह से प्रकृति हमारी सहायता करती है। बस हमें प्रकृति के साथ साथ रह करके चलना है, साथ साथ जीना है। प्रकृति हमें जिस ओर ले जाए उस तरफ हमें चलना होता है। अब हम जानेंगे कुछ प्रमुख पदार्थों जो कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं और उनमें पाए जाने वाले अम्लों के बारे में। कौन से पदार्थ कौन से अम्ल का गुण रखते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बारी बारी से इनको देखते हैं। सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्बन वाले पाठ में
इसकी चर्चा की गई है, इसका सूत्र भी वहां पर आपको मिलेगा। सेब में मौलिक अम्ल, अमरूद ऑक्सैलिक अम्ल, मक्खन ब्यूटेनोइक अम्ल, इसलिए मक्खन का उपयोग ब्यूटिशियन लोग करते हैं। चाय टैनिक अम्ल, चाय को अंग्रेजी में टी फॉर टैनिक। वसा स्टीयरिक अम्ल। मधुमक्खी का डंक, यहां भी एक बार मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल और आंवला में भी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। तो इन पदार्थों का और उनमें पाए जाने वाले अम्लों का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें से 1 या 2 प्रश्न तो आपको अनिवार्य रूप से आएंगे OMR शीट में, जहां पर आपको उत्तर चुन करके लिखना है। तो आप इसको याद कर लेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अब वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है। बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को, इस ज्ञान को अपने साथियों दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वे भी इससे लाभ उठा सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।